हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक न्यू स्टोरी। तो चैप्टर 1 के स्टार्ट में हमारी फीमेल लीड कहती है, उजाला, ओ मैं खुद को एक लहर पर सवार पंख की तरह हल्का महसूस कर रही हूँ। मेरी हड्डियों में मुझे झुंझुनी महसूस हो रही है और तो और मेरे दिल की धड़कन बेकाबू है। फिर हम देखते हैं हमारी फीमेल लीड को, जो कि अपनी आंखें खोलती है और कहती है, ओह मैं नेकेड क्यों हूँ। फिर तो वो सामने की ओर देखकर चिल्लाते हुए कहती है, यू परवट। वो आदमी कहता है, मुझे वो होना चाहिए जो चिल्ला रहा हो। हमारी फीमेल लीड उसे ध्यान से देखते हुए कहती है, ओ एक नेकेड लड़का। फिर तो उसके नाक से ब्लड आने लगता है और वो खुद को संभालते हुए कहती है, तुम हो कौन। वो आदमी गुस्से से कहता है, लेडी सू, ये कौन सा गेम है। पहले तो मेरे साथ इतना बेशर्मी भरा काम करना और फिर सब कुछ भूल जाने का नाटक करना। हमारी फीमेल लीड मन ही मन कहती है, ये आवाज़ ये जानी पहचानी क्यों लगती है। फिर तो वो शाउट करते हुए कहती है, क्या तुम ये जिंग हो, इंपीरियल गार्ड्स के कमांडर। ये जिंग कहता है, हाँ, और अगर आपका बस हो गया हो तो क्या अब आप मुझे जाने देंगी लेडी सू। ये सुनकर हमारी फीमेल लीड मन ही मन चिल्लाते हुए कहती है, नहीं, क्या मैं उस नॉवेल में बदल गई हूँ जिसे मैंने सालों पहले लिखा था, लेडी सू और उसके हॉट 7 बॉयज। मैं किंगलैंड के प्राइम मिनिस्टर की सबसे ज़रूरी पहली बेटी बन गई हूँ। जब मैंने ये नॉवेल लिखा था तो मैं स्कूल में थी और मैंने इस लेडी सू को हिस्टोरिकल मुहावरे के साथ बनाया था कि जब भी वो गुजरी, चांद छिप गया, पंछी दुर्घटनाग्रस्त हो गए, मछलियाँ डूब गई और फूल भी मुरझा गए। फिर भी वो ये छुपाने में कामयाब नहीं हुए कि लेडी सू एक डर्टी गर्ल है। पूरे नॉवेल में वो हॉट मेंस के सिचुएशन का अपने लिए फ़ायदा उठाती थी, जैसे कि इंपीरियल गार्ड कमांडर, ग्रैंड ट्विटर, फिजिशियन और पड़ोसी देश का बंधक प्रिंस भी, यहाँ तक कि हथियारों का राजा और तो और थर्ड प्रिंस, ये सभी उसके सामने गिर गए। क्लियर तौर पर कहें तो वो हॉट लड़कों को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती थी। जिस तरह की ये आदमी, इसने अपने ठंडेपन से सू को इग्नोर किया, इसलिए उसने इसे नशे की दवा देने के लिए मार्शल आर्ट मास्टर को भेजा। फिर तो उसने इसके साथ जबरदस्ती की। प्लीज मुझे कोई मेरे बचपन के लिखे मजाकिया नॉवेल के लिए माफ कर दो। अपनी डायरी को दुनिया के सामने लाने से ज़्यादा शर्मनाक ये सब कुछ है जो अभी हो रहा है। तभी ये जिंग गुस्से से कहता है, आज जो कुछ भी तुमने किया तो अच्छा होगा कि तुम मुझे यहीं पर मार डालो, वरना मैं किसी दिन तुम्हें हमेशा के लिए शांत कर दूंगा। ये सुनकर हमारी फीमेल लीड घबरा जाती है और मन ही मन कहती है, ये लाइन मुझे आज भी याद है। नॉवेल के एंड में रईस सू को ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सके थे, इसीलिए उन्होंने कांगलान टी पार्टी रखी और उसमें इन सभी ने एक साथ गैंग अप किया। फिर इन सभी ने मिलकर सू की पूरी फैमिली को खत्म कर दिया। सू को तो इन लोगों ने उसकी आत्मा और बॉडी दोनों को ही अलग कर दिया और तो और उसे हर तरीके से टॉर्चर किया। नॉवेल का एंड सू के सड़ने और गंदी बीमारी के कारण मौत हो जाने के साथ हुआ था। फिर तो हमारी फीमेल लीड चिल्लाते हुए कहती है, सड़ना मरना नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं उस नॉवेल को कभी नहीं लिखती, मैं उसकी जगह पर कुछ अच्छा लिखती। फिर तो वो मन ही मन कहती है, नहीं, मैं आगे की कहानी को चलने नहीं दे सकती, मुझे अपने आप को बचाना होगा और सबसे पहले तो मुझे यहाँ से निकलना होगा। तभी वो फिसल जाती है और ये जिंग पर गिर जाती है। ये जिंग गुस्से से कहता है, लेडी सू, तुम्हारा बस नहीं हुआ क्या। सू उसे छोड़ देती है और खड़े होते हुए कहती है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। सू अपने कपड़े पहनते हुए कहती है, बाहर कोई है।
तो अंदर आओ। सू के 3 सर्वेंट रूम के अंदर आते हैं और उनके साथ ब्रोथल का मैनेजर भी आता है। सू उस ब्रोथल के मैनेजर को देखने के बाद कहती है, तुम्हारे चेहरे को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि हम ब्रोथल में हैं। मैं उस तरह की इंसान नहीं हूँ। ब्रोथल का मैनेजर चापलूसी करते हुए कहता है, माय लेडी, क्या इसने आपकी अच्छे से देखभाल नहीं की? अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज आप इंतजार करिए, हम अभी इसे सब कुछ अच्छे से सिखाते हैं। सू मन ही मन कहती है, अरे बाप रे, ये तो मामला खराब हो रहा है। इसीलिए वो चिल्लाकर कहती है, नहीं, उसने बहुत ही अच्छा काम किया था। ये सुनकर येजिंग गुस्से से कहता है, बकवास करना बंद करो। सू घबराते हुए मन ही मन कहती है, मुझे याद है कि जब ये सू के सामने नहीं झुका तो सू ने इसे काफी ज्यादा फोर्स किया। कांगलान टी पार्टी में सबसे ज्यादा गुस्से में यही था। ये बाहर से बहुत ही कोल्ड और अंदर से बहुत ही डेंजरस टाइप का मेन लीड है और इसने कांगलान टी पार्टी के बाद सू को हर एक वेपन से टॉर्चर किया था और तो और उसने मुझे मारने की कोशिश की। तो अब यही समय है जो मैं उससे छुटकारा पा लूं। सू अपने सर्वेंट से कहती है, मुझे एक नाइफ दो। सू नाइफ लेकर मन ही मन कहती है, हॉट लड़के अच्छे हैं लेकिन मेरी लाइफ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो पहले से ही मुझसे नफरत करता है, इसीलिए मुझे उसे जवाबी कार्रवाई करने से पहले ही रोक देना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है कि मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूं। सबसे पहले मैं उसे यहाँ से बाहर निकालूंगी और हमेशा के लिए कैद कर लूंगी। सू को नाइफ लिए देख उसके सर्वेंट्स ABC आपस में बातें करते हुए कहते हैं, मैडम उस नाइफ का क्या करने वाली हैं? सी कहता है, क्या पता, किंगलैंड में वो वही करती हैं जो उनका मन करता है। वैसे क्या हमें मालकिन के लिए उसके हाथ पैर को पकड़ना चाहिए? ए कहता है, हाँ, ये अच्छा आइडिया है, चलो मदद करते हैं। फिर तो वे सभी मिलकर येजिंग के हाथ पैर को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, माय लेडी, आपको जो करना है करिए। वैसे मुझे इस बेचारे के लिए बुरा लग रहा है। येजिंग चिल्लाते हुए कहता है, कोई है, प्लीज मेरी मदद करो। तुम पिग, मुझे जाने दो। येजिंग को इस तरह से देखकर सू के हाथ से नाइफ छूट जाती है और वो कहती है, मेरा ये मतलब नहीं था। सू उन चारों को चिल्लाते हुए कहती है, उसे छोड़ो वरना मैं तुम लोगों को काट डालूंगी। फिर तो सू येजिंग के बंधे हुए हाथों को खोल देती है। येजिंग अपने कपड़े पहनते हुए कहता है, लेडी सू, अच्छा बनने के लिए बहुत देर हो चुकी है। ये सुनकर सू घबरा जाती है और कहती है, ओ शिट, अब मैं क्या करूं? फिर तो वो वहीं बैठकर चिल्लाते हुए कहती है, प्लीज कोई मेरी मदद करो। उसके सर्वेंट ए भी उसे संभालते हुए कहते हैं, माय लेडी, कोई बात नहीं, आपने तो उसकी बॉडी को जीत लिया है तो उसके दिल को जीतने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बी कहता है, माय लेडी, भले ही इस बार आप उसका दिल नहीं जीत सकी तो कोई बात नहीं, हम उसे फिर से किडनैप करेंगे, आप उसे बार बार जीत सकती हैं। सू चिल्लाते हुए कहती है, मैं कितनी बार बताऊं, मैं उस तरह की इंसान नहीं हूँ और इसके अलावा तुम लोग ने मुझे क्यों पकड़ा है, उसे जाकर पकड़ो। फिर तो सू उसे देखते हुए मन ही मन कहती है, ये सच में बहुत ही हॉट है, इसीलिए ये नॉवेल का सबसे हैंडसम कैरेक्टर होने के लायक है। कपड़े पहनने के बाद तो वो और भी अट्रैक्टिव लग रहा है, ऊपर से उसका कोल्ड बिहेवियर ये तो और भी कमाल का है। फिर तो वो अपना सर पकड़ते हुए कहती है, कोई हैरानी की बात नहीं कि ओरिजिनल सू इन सभी को जमा करना चाहती थी, लेकिन अब उसकी ये गंदगी मुझ राइटर को साफ करनी पड़ेगी। उसका दिल तो करता है कि ओरिजिनल सू को जाकर मारे कि उसने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। सू खुद के अंदर जोश भरते हुए कहती है, मुझे इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि वो कितना अच्छा दिखता है, बल्कि इस पर ध्यान दो कि वो मुझे मारना चाहता है। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। अब से मुझे अपने रिलेशन को और भी सुधारने की जरूरत है। सू कहती है, कमांडर, आइए बैठकर बात करते हैं। ये जिंग गुस्से से कहता है, लेडी सू,
मैं आज की रात के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। सू मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ हाँ, आज की गलतफहमी को दूर कर हम नई शुरुआत कर सकते हैं। ये जिंग गुस्से से जस्ट उसके चेहरे के बाजू में नाइफ मारते हुए कहता है, क्या ये सिर्फ एक गलतफहमी थी? एक महान प्राइम मिनिस्टर की बेटी इतनी बेशर्म और नाली का कीड़ा है। मैं आज के दिन को अंत तक याद रखूंगा और किसी दिन इसका हिसाब बराबर होगा। ये सुनकर तो सू वहीं पर घुटने पे बैठ जाती है और कहती है, वो मुझसे नफरत करता है। सू के तीनों सर्वेंट में से एक कहता है, माय लेडी, चिंता मत करो, और वैसे भी कौन सा ये आपका पहला रिजेक्शन है? बी कहता है, हर कोई आपको मारना चाहता है, क्या आपको अब इसकी आदत नहीं डाल लेनी चाहिए? फिर तो उनमें से एक येजिंग के नाम को राइट टिक करते हुए कहता है, माय लेडी, वो आ रहे हैं, हमें देर नहीं करनी चाहिए, चलिए चलते हैं। सू घबराते हुए मन ही मन कहती है, इस लड़के की स्माइल बहुत ही डरावनी है, मुझे ये पसंद नहीं आई। वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? फिर तो वो तीनों ही उछलते हुए बताते हैं, माय लेडी, आज आपकी ग्रैंड ट्विटर के साथ जेल में डेट है। आखिरकार हम उसे फ्रेम करने में कामयाब रहे और उसे जेल में भी बंद करवा दिया है। वहाँ पर कोई भी गार्ड मौजूद नहीं है। हम पहले ही जेल के गार्ड्स को रिश्वत दे चुके हैं और ये एक बहुत ही अच्छा मौका है। ये सुनकर तो सू घबराते हुए कहती है, क्या? नहीं, मैं तो अभी से ही खुद को बचाने में हार रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? वो तीनों गार्ड सू को जबरदस्ती उठाकर ले जाते हुए कहते हैं, माय लेडी, ग्रैंड ट्यूटर आपसे बचने के लिए हमेशा ही अपना पूरा समय क्राउन प्रिंस के साथ बिताते हैं। हमने पूरी रात कब्रिस्तान को खोदने में बिताया, फिर हमने उसके दरवाजे के बाहर एक ताजा लाश छोड़ी। हमारी सारी मेहनत को बर्बाद मत करो, ये टाइम बहुत ही कीमती है, इसीलिए चलिए। सू चिल्लाते हुए कहती है, तुम लोगों ने अपनी शर्म हया ये सब खो दी है, मुझे छोड़ो, मुझे नहीं जाना है। फिर तो सू चिल्लाते हुए कहती है, अलविदा मेरी मासूमियत, अलविदा मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सू जेल में आ गई होती है और वो अपने सर्वेंट से कहती है, मुझे एक पेपर दो, मैं अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए ब्लड से एक लेटर लिखने जा रही हूँ। फिर तो सू नाइफ से अपने हाथ की कलाई को कट करने जाती है, लेकिन फिर वो घबराते हुए कहती है, क्यों ना अपनी उंगली में एक छोटा सा कट कर लूं। लेकिन सू से वो भी कट नहीं होता और सू कहती है, क्या हमें मुर्गे का एक कटोरा खून मिल सकता है? सू लेटर तैयार कर लेती है और चलते हुए मन ही मन कहती है, येजिंग की बेइज्जती करना तो ठीक है, उसके मामले में मुझे बस ये करना है कि अपने पास एक नाइफ रखना है, लेकिन ग्रैंड ट्यूटर की बेइज्जती मैं नहीं कर सकती, और अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं मर भी सकती हूँ। फिर सू हमें बताती है कि किंग लैंड के ग्रैंड ट्यूटर नानपिंग बचपन में 7 साल की उम्र से ही बहुत ज्यादा फेमस थे। वो बहुत ही होशियार और विश्वास करने लायक इंसान हैं। वो बहुत ज्यादा ही हिसाब किताब रखता है। उसकी प्लानिंग दुश्मनों को हमेशा ही उनके अंत की ओर ले जाती है। यहाँ तक कि कांगलान टी पार्टी का मास्टरमाइंड भी यही था। इसने ही वो सब कुछ प्लान किया था। इसीलिए मैं उस आदमी से दुश्मनी नहीं बनाना चाहती। ये और भी अच्छा होगा अगर मैं उसे अपना दोस्त बना सकूं। मैं उसके सामने झुकूंगी और अपने पापों का पश्चाताप करूंगी, और मेरे लिखे गए इस लेटर को देखकर मैं उससे माफी की भीख मांगूंगी। सू ग्रैंड ट्यूटर के सेल में पहुंच जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, ग्रैंड ट्यूटर, देखिए मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। ग्रैंड ट्यूटर कहते हैं, अरे वाह, मुझे लगा नहीं था कि लेडी सू सच में मेरे खिलाफ प्लानिंग करेगी। सू वहीं पर बैठ जाती है और मन ही मन कहती है, ओ माय गॉड, उसका चेहरा कितना अच्छा है, वो इतना हॉट क्यों है? मैं तो उसे देखकर पागल हुई जा रही हूँ।
सच में वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। फिर तो सू कहती है आई एम सॉरी मॉम, मैं इसके साथ अपना रास्ता बना सकती हूँ। फिर तो सू खुद को उनके साथ इमेजिन करने लगती है। ये सब देखकर ग्रैंड ट्यूटर गुस्से से कप में रखे शराब को सू के मुंह पे फेंक देते हैं। ग्रैंड ट्यूटर दूसरे शराब की कप को उठाते हुए कहते हैं हवा में ये एक्साइटेड करने वाली सुगंध और ये शराब का कप, आपके इरादे काफी क्लियर हैं लेडी सू। ऐसा लगता है कि तुम पूरी दुनिया को बताना चाहती हो कि तुम्हें परेशानी की तलाश है, इसीलिए तुम मेरे पास आकर इस तरह की हरकतें कर रही हो। ABC नाचते हुए कहते हैं दो सिंगल लोग प्यार के लिए इंतजार कर रहे हैं। सू गुस्सा करते हुए मन ही मन कहती है ये शराब और ये सुगंध, ये सब इन तीन बेवकूफों का काम होगा। सू अपने गुस्से को काबू करते हुए कहती है ग्रैंड ट्यूटर, मुझे थोड़ा सा टाइम मिलेगा क्या? सू उन तीनों की पिटाई करती है और ओलो को बांध देती है। फिर वो ग्रैंड ट्यूटर को लेटर देते हुए कहती है मेरे सर्वेंट्स की इन हरकतों के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैंने उन्हें पहले ही सबक सिखा दिया है, तो प्लीज़ आप मेरे इस लेटर को एक्सेप्ट कर लीजिए। ट्यूटर उस लेटर को लेते हुए मन ही मन कहते हैं तो वो सुगंध और शराब, ये दोनों इसका काम नहीं था? फिर तो वो लेटर देख के शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसमें लिखा होता है अपनी गलती को सुधारने के लिए प्राइम मिनिस्टर की बेटी सूट रिस्पेक्टेड इंपीरियल कोर्ट जांच में मेरे सर्वेंट्स के गलत कामों की वजह से ग्रैंड ट्यूटर को अरेस्ट कर लिया गया था। ग्रैंड ट्यूटर को वापस से उनके पिछले टाइटल को लौटा देने का मैं रिक्वेस्ट करती हूँ और इन सब चीजों में जो भी उनका नुकसान हुआ है मैं उन सब की भरपाई कर दूंगी। इसी के साथ कोर्ट के इतने जरूरी समय को बर्बाद करने के लिए सू फैमिली उसका मुआवजा भरेगी। इसके अलावा मैं अपने सर्वेंट्स को पनिश भी करूंगी, तो मैं आपके ओर से कोई एक्शन लेने का वेट कर रही हूँ। ये सब पढ़ने के बाद ग्रैंड ट्यूटर कहते हैं अरे वाह, कितनी अच्छी तरह से लिखा है, इसे समझना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही इफेक्टिव है। ये सुनकर सू खुश होते हुए मन ही मन कहती है गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए मैं हर दिन 3 पेज लेटर लिखा करती थी। वो सालों की मेहनत आज जाके रंग लाई है। गिल्ट के साथ एक नॉर्मल सा लेटर इतना काफी है इसे अपना सपोर्टर बनाने के लिए। ग्रैंड ट्यूटर कहते हैं क्या तुमने इसे लिखा? सू कहती है ऑफ कोर्स मैंने ही लिखा है। सू नाटक करते हुए कहती है अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए मैंने इसे अपने खून से लिखा है। सर ट्यूटर, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? तभी ट्यूटर कहते हैं अगर तुमने अपने खून का इस्तेमाल किया तो ये मुर्गी का पंख कहाँ से आया? सू परेशान होते हुए कहती है क्या ये इतना जल्दी कैसे मिल गया? ट्यूटर कहते हैं लेडी सू, मजाक करना बंद करो। मैंने सुना है कि आपने कभी भी कुछ भी पढ़ना पूरा किया ही नहीं। ये सुनकर तो सू का पोपट हो जाता है। ग्रैंड ट्यूटर कंटिन्यू करते हुए सेकेंड राउंड में कहते हैं क्या तुम अपना नाम भी लिखना जानती हो? इस बार भी सू अपना कोई पॉइंट नहीं बना पाती। थर्ड राउंड में ट्यूटर कहते हैं तुम आज के टाइम की नंबर 1 इडियट गर्ल हो, तो फिर तुम इतना अच्छा कुछ कैसे लिख सकती हो? इस बार तो सू बहुत ही बुरी तरह से हार जाती है और मन ही मन कहती है ये तो बिल्कुल मेरे स्कूल के प्रोफेसर के जितना ही क्रूर है। ट्यूटर मन ही मन कहते हैं ये पूरी दुनिया जानती है कि लेडी सू एक बेवकूफ है। मैं कहूँगा कि इस बार उसके फादर को कोई अच्छा लिखने वाला मिल गया है। हाँ, ये किसी और ने ही लिखा होगा। हालांकि ये क्लियर है कि लेडी सू पहले जैसी नहीं है। भले ही उनकी बॉडी और आवाज वही है, लेकिन उनका बिहेवियर एकदम बदल गया है। लगता है ये भी प्राइम मिनिस्टर की कोई चाल है। फिर तो वो मुस्कुराते हुए कहता है इंटरेस्टिंग। सू उसे देखते हुए मन ही मन कहती है ये मुझे घूर क्यों रहा है? क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है? ट्यूटर शराब के कप को उठाते हुए कहते हैं अगर ये लेटर तुम्हारा लिखा हुआ है तो हेवन हमारी ओर है। किंगलैंड की शांति और समृद्धि के लिए चलो ये जाम पीते हैं। ऐसा कहते हुए वो शराब पीने लगते हैं। सू उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहती है अरे ये तो वही वाली शराब है, इसे मत पियो। ये सुनकर ट्यूटर
थूकते हुए उस कप को वहीं नीचे फेंक कर वो दोनों ही उस गिरे हुए कप को देखने लगते हैं। तभी अचानक ट्यूटर सू को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, लेडी सू, मैं। ये देखकर सू घबराते हुए मन ही मन कहती है, ग्रैंड ट्यूटर, माना जाता है कि आप अपने क्लास के दौरान लेडीज के प्रति रूखे होते हैं, तो प्लीज अपने आप को रोकिए। सू कहती है, ग्रैंड ट्यूटर, मैं आपको चेतावनी दे रही हूँ, अगर आपने मुझे टच किया तो मेरी फैमिली। इससे पहले कि सू कुछ कहती, ग्रैंड ट्यूटर सू को किस कर लेते हैं। फिर वो थोड़ा दूर होते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हें टच किया, इस बारे में तुम क्या करने जा रही हो। सू गुस्से से मन ही मन कहती है, अगर ये जारी रहा तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी परेशानी होगी। मुझे इसके लिए बुरा तो लग रहा है, लेकिन अगर मेरी किक से तुम अपंग हो गए तो मैं अपने बच्चों के लिए तुम्हारा नाम गॉडफादर रखूंगी। फिर तो सू तैयार हो जाती है और किक मारते हुए कहती है, मुझसे दूर हटो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं किंगलैंड की सिटी में सभी लोग रास्ते पर घूम फिर रहे होते हैं और अपना काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर अलर्ट बोर्ड लेकर भागते हुए एक लड़का आता है और चिल्लाकर कहता है, अलार्म सुनो, लेडी सू का कैरेज यहाँ आने वाला है। ये सुनकर तो वहाँ पर डर का माहौल छा जाता है। तभी एक घर पर खड़ा आदमी चिल्लाकर कहता है, पैनिक मत करो, मैं यहाँ से बच के जाने वालों को कमांड करूँगा। असल में वो आदमी असिस्टेंट फाइनेंस मिनिस्टर वांग हैं। मिनिस्टर वांग कहते हैं, 12 साल से कम उम्र वाले लड़कों को ईस्ट की ओर अंडरग्राउंड शेल्टर की ओर जाना चाहिए। फिर तो सभी लोग अपने बच्चे जो कि 12 साल से कम हैं उनको लेकर भागने लगते हैं। और तो और वो चिल्ला रहे होते हैं कि हमारे बेटे को हम लेडी सू के सामने गिरने नहीं दे सकते। लेडी सू आ रही हैं, इसलिए यहाँ से भाग चलो। मिनिस्टर वांग कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, 12 से 40 साल की उम्र वाले सभी आदमी, फर्क नहीं पड़ता आप सुंदर हो या बदसूरत, बस खुद को बचाने के लिए वेस्ट साइड की गुफाओं में जाओ। फिर तो उस उम्र वाले सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। उनमें से एक कहता है, लेडी सू से बचने के लिए मुझे अपना जेंडर बदलवा लेना चाहिए। तो कोई अपनी प्रेमिका को बाय बाय करते हुए कहता है, जाने मन मेरा इंतजार करना, इस खतरे से बचने के बाद मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। तो कोई कहता है, लेडी सू मुझे कभी भी नहीं पा पाएंगी। मिनिस्टर वांग कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, बूढ़ों, अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो अपने चेहरे पर मैल मिट्टी लगा लो। तुम्हें बस अपना चेहरा लेडी सू को नहीं दिखाना है। वो खुद भी अपने मुंह पे मैल मिट्टी पोत रहे होते हैं। सारे बुजुर्ग बूढ़े भी अपने मुंह पे गंदगी पोतते हुए कहते हैं, मैं तो अभी 70 साल का हूँ, लेकिन मैं लेडी सू की सीमा में आता हूँ, इसीलिए मुझे उससे बचना चाहिए। दूसरा कहता है, मैं तो इस शहर की खूबसूरती बढ़ा रहा था, मुझे उसके चंगुल में नहीं फंसना है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सू का कैरेज वहाँ पर आता है और वहाँ पर इतनी ज्यादा शांति होती है जैसे कि कोई रहता ही ना हो। वेल गाइस, बंदी का डर देख रहे हो आप लोग। खैर, चैप्टर पे वापस आते हैं। सू कैरेज के अंदर बैठकर मन ही मन कहती है, मैं पहली बार ये फील कर रही हूँ कि बदनाम होना कैसा होता है। मैंने क्लियर तौर पे एक अच्छे पति के साथ बच्चे वगैरह पैदा करके अपनी लाइफ शांति से जीने का सोचा था, लेकिन अब मुझसे शादी कौन ही करेगा। और तो और मेरे खिलाफ प्लानिंग करने वाले ग्रैंड ट्यूटर नानपिंग को भी मैंने नाराज कर दिया है। ये सब सोचकर मेरे सर में दर्द हो रहा है। असल में सू के मारने की वजह से ग्रैंड ट्यूटर वहीं पर बेहोश हो गए और सू उन्हें कपड़ा उड़ाकर चुपचाप निकल आई। फिर तो सू गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, ओ मैं बकवास हूँ, मैं ये सब क्या कर रही हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सू अपने पैलेस यानी मिनिस्टर पैलेस आ गई होती है। सू कैरेज से उतरते हुए मन ही मन कहती है, अरे वाह क्या खूबसूरत जगह है। सू का सर्वेंट कहता है,
ये पैलेस बहुत ही शांत है, इसीलिए हमें सामने के डोर से न जाकर यहाँ से जाना होगा। सू हमें बताती है कि उसके फादर यानी प्राइम मिनिस्टर का ये कैरेक्टर बिल्कुल उसके ओरिजिनल फादर की तरह है। मेरी मॉम की डेथ जल्द ही बीमारी की वजह से हो गई थी और मेरे फादर ने कभी दोबारा शादी नहीं की। उन्होंने मुझे मॉम और डैड दोनों का प्यार देने के लिए ये कार्यभार खुद पर ले लिया, इसीलिए मैंने उनके जैसे कैरेक्टर को बहुत ही ताकतवर बनाया। प्राइम मिनिस्टर भले ही नॉवेल में लेडी सू चाहे जैसी भी हो, लेकिन अपने फादर प्राइम मिनिस्टर के सामने वो हमेशा ही सही होती है। ये कितना अजीब है कि एक महान प्राइम मिनिस्टर की बेटी का बिहेव इस तरह का। सू उस छोटे से रास्ते से अंदर जाते हुए मन ही मन कहती है, मैं नहीं चाहती कि वो चिंता करे, तो बेहतर ये होगा कि मैं चुपके से अंदर जाऊं। सू के थोड़ा अंदर आते ही प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, शैतान लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रेंगते हुए आने की, और जो कुछ भी तुमने किया है उसके बाद मैं लोगों का सामना कैसे करूँगा। क्या तुमने अपना होश खो दिया है? और तो और तुम्हारे मैनर्स भी, तुम सभी लोगों को पागल बनाती हो। आखिर तुम एक प्राइम मिनिस्टर की बेटी हो, तुम कितना नीचे गिरोगी। सू तो फादर को देख के घबरा जाती है और मन ही मन कहती है, ओह मैं पकड़ी गई। तभी वो बड़े ध्यान से सू को देखते हैं और रोते हुए उसे मिरर दिखाकर कहते हैं, मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारे बालों की आगे वाली लट में 333 बाल थे, तो अभी उनमें से एक मिसिंग क्यों है? फिर तो वो गुस्सा करते हुए कहते हैं, किसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी के बालों को छुए? मुझे बस बताओ, मैं उसे गंजा मॉन्क बना दूंगा। सू तो वहीं पर एक नटखट बच्चे की तरह पड़ी होती है और मन ही मन कहती है, ओ फादर, आपकी बेटी नॉवेल की सबसे घटिया कैरेक्टर है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सबसे पहले आपसे डील करनी पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सू अपने बिस्तर पर लेटे हुए सोचती है कि कुछ देर पहले क्या हुआ था। फादर ने कहा था कि मेरी बेटी, अब तुम बड़ी हो रही हो, पूरे दिन इस तरह की हरकतें करना तुम्हारी रिस्पेक्ट पर भारी पड़ सकता है। इन सब की वजह से तुमसे कोई शादी क्यों ही करेगा। मैं इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंता में हूँ। तुम मेरी इकलौती बेटी हो। मैं चाहता हूँ कि तुम इस ओल्ड मैन की बातों को समझो। मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे लिए एक अच्छा साथी ढूंढूं और मैं तुम्हारे बच्चों को भी देखना चाहता हूँ। ये सब कुछ सोचने के बाद सू कहती है, एक मेरे फादर ही हैं इस पूरी दुनिया में जो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और अच्छी तरह से बिहेव भी। मैं आगे बढ़ते हुए उन हॉट लड़कों को पाने की अपनी ये पापी इच्छाओं को छोड़ने का वादा करती हूँ। मैं एक अच्छी लड़की बनूंगी और आपको बहुत ज्यादा प्राउड फील कराऊंगी। फिर तो सू इमेजिन करने लगती है कि वो उन सारे हॉट लड़कों को बांधकर पहाड़ पे से नीचे फेंक देगी। ये सब कुछ सोचने के बाद सू हंसने लगती है। तभी उसके मुंह पर कोई कपड़ा डालता है और उसे भरी बारिश में उसके पैलेस से बाहर लाकर पटक देता है। फिर हमें पता चलता है कि वो इंसान येजिंग है। येजिंग कहता है, लेडी सू, हमारे बीच बात करने के लिए बहुत कुछ है। सू उसे देखकर परेशान होते हुए कहती है, येजिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसके साथ ही सू मन ही मन कहती है, ये जिंग काफी फटे हाल लग रहा है, आखिर बात क्या है? ये जिंग गुस्से से कहता है, थैंक यू लेडी सू, मेरी ये फैमिली को देशद्रोही घोषित कर दिया गया था और हमारी पूरी संपत्ति जब्त कर ली गई। मेरे फादर को मार डाला गया था और मेरी माँ ने खुदकुशी कर ली और मेरे लिटिल ब्रदर को गवर्नमेंट के मनोरंजन के लिए ब्रॉथल में उस तरह का इंसान बनने के लिए मजबूर किया गया था। ये सब सुनने के बाद तो सू पर बिजलियां ही गिर जाती हैं। सू मन ही मन कहती है,
अभी मुझे याद आया कि ये जिंग तब बॉर्डर पर तैनात था जब उसके और एनिमी प्रिंस के बीच के उन लेटर्स को खोजा गया था। ऊपर से सू की वजह से कुछ और लोग भी थे जिन्होंने इसके पूरी फैमिली को खत्म करने के लिए आवाजें उठाईं, लेकिन वे एनिमी प्रिंस द्वारा फंसाए गए थे। इन सब में ये फैमिली मासूम है। तभी ये जिंग सू को उठा लेता है और सू चिल्लाते हुए कहती है, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ये जिंग कहता है, इल्लीगल कोयले की खदानों में। ये सुनकर तो सू घबरा जाती है और मन ही मन कहती है, क्या इल्लीगल कोयले की खदानें? वहाँ पर तो गुलामों से दिन भर बिना किसी आराम के बड़ी कड़ी मेहनत कराई जाती है। यहाँ तक कि वहाँ काम करने वाले लोगों की मौत थकावट की वजह से होती है। ओ, ये कितना ज्यादा डरावना है। नहीं, मुझे इससे निकलने का कोई न कोई रास्ता ढूंढना होगा। उसने कहा था कि उसका भाई ब्रॉथल में है। सू कहती है, ये जिंग रुको, मैं तुम्हारे लिटिल ब्रदर को बचा सकती हूँ। ये जिंग ये सुनने के बाद कहता है, तो तुम उसे कैसे बचाने जा रही हो? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं क्लाउड पवेलियन ब्रॉथल को दूसरे पवेलियन के छत पे बैठकर देख रहे होते हैं। ये जिंग कहता है, देखो उस पवेलियन में मेरा लिटिल ब्रदर है। वैसे तुम्हारा प्लान क्या है वो तो बताओ। लेकिन सू को तो कुछ भी सूझ नहीं रहा होता है और सू मन ही मन कहती है, इस पवेलियन में नॉर्मल लोगों के लिए डांस और कॉन्सर्ट हॉल हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट के अपने इंटरटेनमेंट का ठिकाना है। यहाँ पर ज्यादातर स्कॉलर्स और ऑफिसर्स ही आते हैं। जहाँ तक नॉवल की बात करें तो उसमें मेंस और वुमेन्स दोनों को माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर दोनों के लिए अलग अलग इलाके होंगे। ये जिनका ब्रदर यहाँ पर है, इसका मतलब उसे काफी ज्यादा अच्छा दिखना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ की रेगुलर कस्टमर हूँ, इसीलिए मेरा यहाँ पर बड़े पैमाने पर स्वागत किया जाता है, जैसे कि कंट्री के हेड आए हों। इतना ज्यादा धूमधाम होने पर सबका ध्यान जरूर इस पर जाएगा। लेकिन मैं इस वक्त बहुत गंदी हूँ, इसीलिए मेरा स्वागत कौन ही करेगा। इससे पहले कि मैं 3 मिनट अंदर जाऊँ, काउंसलर मुझे पहले ही लात मार के बाहर निकाल देगा। ये सब कुछ सोचने के बाद सू कहती है, ये जिंग, शायद मैं इस जगह से ज़्यादा फेमिलियर नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए एक न्यू ड्रेस का सेट लाओ। अभी मैं जिस तरह की दिख रही हूँ, शायद वो मुझे दरवाजे के अंदर भी नहीं जाने देंगे। ये जिंग कुछ भी नहीं बोलता। तभी उसका ध्यान पवेलियन से निकल रहे एक लेडी और मैन पर जाता है। वो लेडी उस आदमी से कहती है, तुम बहुत ही शरारती हो, मैं तुम्हारा यहाँ पर इंतजार करूँगी, तो अगली बार जल्दी आना। फिर तो वो दोनों किस करने ही वाले होते हैं कि तभी ये जिंग कहता है, रुको, इससे पहले कि मैं कुछ करूं, तुम लोग मुझे बता दो कि तुम दोनों लड़के ही हो ना। ये जिंग को इस तरह से देख के वो दोनों घबरा जाते हैं और मन ही मन कहते हैं, क्या होगा अगर हम कहें कि हम हैं। वैसे भी यहाँ पर किसी भी तरह के कपड़े पहनने में कोई बुराई नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये जिंग उन दोनों की पिटाई कर देता है और उस गर्ल वाले कपड़े को लाकर सू को देता है। सू वो ड्रेस लेते हुए मन ही मन कहती है, अरे बाप रे, ये कितना खतरनाक है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सू वो ड्रेस पहनकर उस क्लाउड पवेलियन के अंदर जाती है। सभी लोगों का ध्यान भी सू और येजिंग पर जाता है। वहाँ के लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं, देखो इन्हें, ऐसा तो नहीं लगता कि ये लोग यहाँ पर मजे करने आए हैं। क्या वे पास ही के फ्लावर पवेलियन से आए हैं, वो भी लड़ने के लिए? अगर ऐसा है तो ये शो देखने में बहुत मजा आएगा। सू मन ही मन कहती है, सू शांत हो जाओ, नाराज मत हो, तुम्हारी लाइफ शर्मिंदगी से ज्यादा कीमती है। तभी वहाँ पर एक आदमी कुछ हट्टे कट्टे लोगों के साथ आता है और सू को पॉइंट करते हुए कहता है, तुम पागल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पवेलियन के बिजनेस को चुराने की। सू गुस्से से कहती है, हे, अपनी आंखें खोलो और मुझे देखो, ये मैं हूँ। फिर तो वो आदमी कहता है, लेडी सू,
ये आप हैं? तो आज आप यहाँ किसे लेकर आई हैं? सू कहती है, मैं यहाँ पर किसी को लेकर नहीं आई हूँ, मुझे बस यंग मास्टर ये के पास ले चलो। सू मन ही मन कहती है, मैंने कुछ ज्यादा ही ओपन नॉवेल लिख दिया। उस नॉवेल में ये जिंग का भाई बस एक चारा था, यहाँ तक कि मुझे तो याद भी नहीं कि वो कैसा दिखता था। इसके साथ ही सू इमेजिन करने लगती है कि ये जिंग के भाई की आत्मा उससे कह रही है कि तुम बहुत ही हार्टलेस हो। सू आगे कंटिन्यू करते हुए कहती है, लेकिन मुझे याद है कि ये जिंग अपने भाई के बेहद करीब था। फैमिली के ख़त्म होने के बाद ये जिंग के भाई ने उसी दिन आत्महत्या कर ली थी जिस दिन उसे ब्रॉथल में लाया गया। यही कारण था जिसने मुझे मारने के लिए ये जिंग को ज़्यादा उकसाया। यहाँ तक कि वो ये भी इमेजिन करने लगती है कि ये जिंग के ब्रदर की आत्मा गुस्से से कह रही है, हाँ भाई यही मेरी मर्डरर है, मार दो इसे। मैं केवल उसे ही नहीं बचा रही बल्कि इससे मैं खुद को बचा रही हूँ। तभी वो आदमी कहता है, ये जरा मुश्किल हो सकता है क्योंकि प्रिंसेस मुदान ने पहले ही यंग मास्टर ये को बुक कर लिया है। ये फैमिली के गिरने से पहले ही उन्होंने यंग मास्टर ये के लिए अपॉइंटमेंट ले ली थी। सू कहती है, ये तो तुम्हारे वर्कर्स में से एक भी नहीं था, तो ऐसे कैसे प्रिंसेस मुदान ने उसे बुक कर लिया। तभी अचानक सू के दिमाग की बत्ती जलती है और वो ये जिंग की ओर देखते हुए मन ही मन कहती है, अगर उसने यंग मास्टर ये को पहले ही बुक कर लिया तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि ये फैमिली को बर्बाद करने वाली प्रिंसेस मुदान है। ये जिंग भी प्रिंसेस मुदान के बारे में सोच रहा होता है। सू हमें बताते हुए कहती है कि अपने साथ हिसाब बराबर करने के लिए कोई भी ये फैमिली को बर्बाद नहीं करेगा, लेकिन अगर प्रिंसेस मुदान ये चाहती हैं तो ये एक अलग कहानी है। असल में प्रिंसेस मुदान एम्परर की इकलौती बड़ी बहन है, इसीलिए वो रॉयल प्रिंसेस हैं। उसके हाथ की एक लहर बड़ी बाढ़ ला सकती है। उसके लिए ये फैमिली को बर्बाद करना एक चींटी को कुचलने जैसा है। वो बहुत ही पावरफुल लेडी है, वो बिल्कुल क्लियोपैट्रा जैसी है। सू उस आदमी के कान खींचते हुए कहती है, मुझे परवाह नहीं, मुझे यंग मास्टर ये को अभी देखना है। सू मन ही मन रोते हुए कह रही होती है, क्या हुआ अगर वो क्लियोपैट्रा है तो, लेकिन मुझे मेरी जान ज्यादा प्यारी है। वो आदमी हार मानते हुए एक रूम के पास ले जाता है और कहता है, माय लेडी, वो इस रूम के अंदर हैं। वैसे मैं आपसे माफी चाहता हूँ क्योंकि अभी तक हमने उन्हें कुछ भी सिखाया नहीं है, इसीलिए हो सकता है कि वो आपसे अच्छी तरह से बिहेव ना करे। सू कहती है, कोई बात नहीं कि उसे सिखाया नहीं गया है, मुझे वो भी चलेगा। सू अंदर जाते हुए मन ही मन कहती है, उसका नाम ये लियो है। ये कितना ज्यादा अजीब है, जैसे कि एक फल बेचने वाला इंसान अपने फलों को देखकर खुश होते हुए उन फलों का नाम रख देता है कि एक का नाम ये जिंग और दूसरे का ये लियो। खैर, मुझे अपने दिमाग को भटकने नहीं देना चाहिए। सू रूम में जाते हुए कहती है, ये लियो, मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। फिर हम देखते हैं ये लियो को, जिसके हाथ बंधे हुए होते हैं, और सू उसे देखकर हैरान होते हुए मन में कहती है, मैं मानती हूँ कि भाई एक दूसरे जैसे दिखते हैं, लेकिन ये तो पूरे एक जैसे ही हैं। सू ये लियो से कहती है, मुझे तुम्हारी रस्सियाँ खोलने दो। ये लियो मन ही मन सोचता है कि रस्सियाँ तो और भी उलझ गई हैं। सू लियो के क्लोज जाते हुए कहती है, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगी। लियो सू को देखते हुए मन ही मन कहता है, क्या मुझे बचाने के लिए एंजल आई है? कुछ टाइम बाद सू रस्सियाँ खोल लेती है और कहती है, अब अपने कपड़े पहनो, फिर मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगी। ऐसा कहते हुए सू जैसे ही लियो का हाथ पकड़ती है, वहाँ पर ये जिंग आ जाता है और वो सू को धक्का मार के उड़ाते हुए लियो से कहता है, लिटिल ब्रदर, क्या तुम ठीक हो? सू उन दोनों को देखते हुए मन ही मन कहती है, हे भगवान, कितना मजेदार सीन है। लियो कहता है, बिग ब्रदर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप चिंता मत करो। सू ये सब देखते हुए मन ही मन कहती है,
वैसे मुझे बीएल देखना तो पसंद है, लेकिन मुझे इमेजिन नहीं करना चाहिए। मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और चुपचाप से यहाँ से भाग जाना चाहिए। फिर तो सू वहाँ से भागते हुए मन ही मन कहती है, मुझे मत देखना। लेकिन तभी ये जिंग सू को पकड़ लेता है और कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? ये देखकर लियो कहता है, बिग ब्रदर, आप लेडी सू से इस तरह से बिहेव नहीं कर सकते। और सू तो मन ही मन कहती है, अभी मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है और अगर मुझे अपने वादे से मुकरना है तो पहले मुझे चुपचाप प्लानिंग करनी पड़ेगी और उसके लिए एक सेफ जगह की जरूरत है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सू मिनिस्टर पैलेस वापस आ जाती है और उसके सारे मेट्स उसके पैरों को पकड़कर कहते हैं, लेडी सू, आखिरकार आप आ ही गईं। अगर आप ना आती तो हम सारे सर्वेंट्स को अपनी जान देनी पड़ती। फिर तो सू भी उन्हें गले लगाकर संभालने लगती है। ये सब देखते हुए ये जिंग और लियो को तो समझ में ही नहीं आता कि वो क्या करें। ये जिंग और लियो को देखते हुए बी मन ही मन कहता है, ऐसा लगता है कि आज माय लेडी की फसल भरपूर है। बी कहता है, माय लेडी, आपके नए 2 खिलौनों के लिए आपको बधाई हो। दूसरी कहती है, हम सारे सर्वेंट मिलकर आपकी सेवा करेंगे और ये श्योर करेंगे कि आपकी फैमिली बढ़े। सू चिल्लाकर कहती है, चुप हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। सू इमेजिन करने लगती है कि लियो और ये जिंग दोनों ही उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़े हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सू को उसके कमरे में छोड़ते हुए उसके मेड और बी, माय लेडी, अब आप आराम कीजिए, हम आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। सू उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए कहती है, अरे ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। लेकिन तभी ये जिंग सू की गर्दन पर अपनी स्वॉर्ड रखते हुए कहता है, तुम उन्हें क्या समझाने की कोशिश कर रही हो? लियो सू को पकड़ते हुए कहता है, भाई ऐसा मत कीजिए, लेडी सू को हर्ट मत करिए। ये जिंग गुस्से से कहता है, अगर ये तुम्हारे लिए नहीं होता तो क्या हमारी ये फैमिली इस तरह से डूब जाती? लियो कहता है, भाई खुद से ईमानदार रहो, क्या लेडी सू इसके लिए जिम्मेदार हैं? ये जिंग मन ही मन सोचता है, अगर एक बार कोई किसी काम का नहीं रहता तो उसे छोड़ना आसान होता है। एम्परर के इजाजत के बिना प्रिंसेस मुदान ये फैमिली के खिलाफ कभी भी आर्मी और लोगों का यूज नहीं करती। इन सब के पीछे सिर्फ एक ही इंसान है और वो खुद एम्परर है। फिर सू हमें बताती है कि इस दुनिया में ये जिंग बॉर्डर की रक्षा करने वाला एक फेमस हीरो है और हिस्ट्री में हमें बताया गया है कि एम्परर अपनी पावर्स को बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकते थे। और ये नॉवेल तो इस तरह के प्लॉट्स प्लानिंग से भरा हुआ है और इसमें सबसे ज्यादा खतरा मुझे यानी प्राइम मिनिस्टर की फर्स्ट बेटी को है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सू एक जगह पर बैठी होती है और उसे लियो अपना कोट उड़ाते हुए कहता है, लेडी सू, हमें बचाने के लिए थैंक यू। सू कहती है, कोई बात नहीं। इसके साथ ही वो मन ही मन सोचती है, इसे बचाने का मेरा फैसला बिल्कुल सही था। अगर मैंने इसे बचाया ना होता तो सच्चाई दफन हो जाती। यहाँ तक कि मैं राइटर खुद भी ये नहीं जानती थी कि ये जिंग की तरक्की से एम्परर को डर लगने लगा था। आखिरकार मैं पॉलिटिकल वॉर वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं लिखती। मैंने तो ज्यादातर कुछ चौंकाने वाला या कुछ अजीब सी कहानियाँ लिखी हैं, क्योंकि अब ये फैमिली की सच्चाई सामने आ चुकी है तो ये जिंग मेरे दुश्मनों के ग्रुप में शामिल नहीं होगा। और तो और किसी शांत आदमी का आपके पास रहना ये काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। तभी लियो कहता है, लेडी सू, क्या तुम सच में मेरे भाई को पसंद करती हो? सू हैरान होते हुए कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है? लियो कहता है, मुझे याद है कि जब मैं एक दिन एकेडमी से निकला तो तुमने मुझे एक गली में खींच लिया था। मेरे भाई का पीछा करने में हेल्प करने पर तुमने मुझे इनाम दिया था। ये सुनकर सू का मुंह बन जाता है और वो मन ही मन कहती है, मैं पास्ट के बारे में नहीं सोचना चाहती। उसका दिल तो करता है कि वो ओरिजिनल सू को जाके पीटे और कहे कि क्या तुम कुछ अच्छा नहीं कर सकती थी।
लियो कहता है, वेल क्या तुम उसे अब भी पसंद करती हो? सू चिल्लाते हुए कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं। लियो कहता है, ये तो अच्छा है, तो फिर तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? ये सुनकर तो सू हैरान हो जाती है और कहती है, ये कहाँ से आया? ऐसा तो कुछ नॉवेल में था ही नहीं। लियो बड़ाई करते हुए कहता है, ये फैमिली के बचे हुए 2 लोगों को अब अपनी फैमिली बनानी होगी और उसके लिए मुझे सबसे पहले शादी करनी होगी और फिर बच्चे, जिससे कि मैं ये फैमिली को फिर से बढ़ा पाऊंगा और मेरे पूर्वज इससे खुश होंगे। ये सब सुनते हुए सू मन ही मन कहती है, मुझे भयानक महसूस हो रहा है। फिर तो लियो सू के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम मेरे साथ ये फैमिली को फिर से बनाना चाहोगी? सू इमेजिन करने लगती है कि अगर हाँ बोला तो क्या होगा। सू लियो के बच्चे। सू मन ही मन कहती है, ये सीरियस होकर पूछ रहा है। तभी ये जिंग उन दोनों को दूर करते हुए कहता है, इसकी मंजूरी नहीं है और लियो इससे दूर रहो। लियो कहता है, ब्रदर आपको लेडी सू में कोई दिलचस्पी नहीं है और अब उन्हें भी आप में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो मैं उनका पीछा क्यों नहीं कर सकता? ये जिंग कहता है, क्योंकि नहीं, मैं उसे नहीं बता सकता कि उस दिन क्या हुआ था। देखो लियो, मुझे चिंता नहीं है कि तुम उस जैसी किसी इंसान के आसपास हो, लेकिन मुझे यकीन है कि हमारे मॉम डैड हमें ऊपर से देख रहे होंगे। सू गुस्से से कहती है, तुम्हारा मतलब क्या है कि मुझ जैसे किसी के आसपास? वैसे भी मुझे ये फैमिली में शादी नहीं करनी। तुम लोग मेरे परिवार का मजाक कैसे उड़ा रहे हो? कौन तुम्हारी फैमिली में शामिल होना चाहता है? मैं तो नहीं चाहती। फिर तो ये जिंग और सू दोनों ही आपस में लड़ने लगते हैं। तभी सू की मेड चिल्लाते हुए कहती है, माय लेडी आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मास्टर वापस आ गए हैं और वो कमरे की जांच कर रहे हैं। फिर तो वो तीनों ही एक अजीब सा लुक देते हैं और सू चिल्लाते हुए कहती है, तुम दोनों को जाके छुपने की जरूरत है। सू मन ही मन कहती है, ये सर्वेंट भले ही इन दोनों भाइयों को नहीं जानते, लेकिन मेरे फादर इन दोनों को अच्छी तरह से पहचानते हैं। अगर वो इन दोनों को ढूंढ लेते हैं तो क्लियर है कि इन दोनों को जेल में डाल देंगे और नॉवेल की स्टोरी वापस से अपनी पटरी पर आ जाएगी, जिससे कि मेरी मौत हो सकती है। मुझे कुछ भी करके ये सब होने से रोकना होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सू उन दोनों को कैबिनेट में छुपा देती है, लेकिन कैबिनेट कांच का होने की वजह से वो दोनों दिख रहे होते हैं। फिर सू उन दोनों को बिस्तर के नीचे छुपाती है, लेकिन जांच होने पर वो वहाँ भी पकड़े जा सकते हैं। सू परेशान होते हुए दिमाग लगाने लगती है कि असली सू लोगों को छुपाने के लिए क्या करती थी। तभी सू को याद आ जाता है और वो एक पेंटिंग के पास जाकर उसकी आँख में लगी बटन को प्रेस करती है, जिससे कि एक सीक्रेट डोर खुलता है। उसके अंदर जाते हुए लियो खुश होकर कहता है, लेडी सू ना सिर्फ आपने हमें बचाया बल्कि हमें छिपाए रखने के लिए पहले से ही एक सीक्रेट जगह तैयार रखी। ये जिंग कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। ये वो जगह होनी चाहिए जहाँ पर लेडी सू अपने खिलौनों को छुपाती है। तभी डोर को खोलते हुए प्राइम मिनिस्टर गुस्से से कहते हैं, मैंने सुना कि तुम 2 लोगों को आधी रात में घर लाई हो। सू घबराते हुए कहती है, फादर मुझे समझाने दीजिए। लेकिन तभी प्राइम मिनिस्टर सू को बड़े ध्यान से देखते हैं और वो सू को इस तरह के कपड़े में देखकर और भी ज्यादा भड़क जाते हैं और गुस्से से कहते हैं, समझाने के लिए बचा ही क्या है, देखो तुमने कैसे कपड़े पहने हैं। अब तक मैं तुम्हारी बेकार की हरकतों को सहता जा रहा था, लेकिन अब तुम लोगों को घर लाने लगी। ऐसा लगता है कि बिना पनिशमेंट पाए तुम पछताओगी नहीं। फिर तो वो अपने सर्वेंट्स को ऑर्डर देते हुए कहते हैं, सू को 30 कोड़े मारो। सू रोते हुए कहती है, फादर मैं निर्दोष हूँ। प्राइम मिनिस्टर गुस्से से कहते हैं, बकवास, क्या कोई ऐसा हो सकता है जो तुम्हें इस तरह के कपड़े पहनने के लिए मजबूर करे। सू येजिंग की ओर देखते हुए मन ही मन कहती है, यही वो क्रिमिनल है जिसने मुझे ये पहनने के लिए मजबूर किया। प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू करते हुए कहते हैं,
पहले से ही मैं तुम्हारी इन शरारतों को इग्नोर करता आ रहा था, लेकिन अब तुम लड़कों को घर लाने लगी हो और तो और अपने फादर के सामने झूठ बोल रही हो। ये जिंग मन ही मन कहता है, 30 कोड़े। प्राइम मिनिस्टर सर्वेंट्स को ऑर्डर देते हुए कहते हैं, सू को ले जाओ। तभी ये जिंग कहता है, रुक जाइए। ये जिंग सामने आते हुए कहता है, प्राइम मिनिस्टर मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये जिंग की इस तरह हीरो वाली एंट्री को देखकर सू ब्लश करने लगती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, कमांडर तुम यहाँ क्यों हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वे सभी सीक्रेट रूम से बाहर आ जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर पूछते हैं, कमांडर ये आप मेरे घर पर क्या कर रहे हैं और आपके साथ ये लड़का कौन है। ये जिंग बताता है कि ये मेरा लिटिल ब्रदर है। ये सुनकर प्राइम मिनिस्टर सू से कहते हैं, तो तुमने इन्हें भगाने में मदद की। सू एक्टिंग करते हुए कहती है, फादर मैं आपको समझाती हूँ। इसके साथ ही सू मन ही मन कहती है, हाँ आखिरकार मैं ये जिंग के ऊपर उसके सारे गलत कामों का दोष लगा सकती हूँ और अपना बदला भी ले सकती हूँ। ये बहुत ही अच्छा है कि मेरे फादर प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन तभी प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, तुम किसे पसंद करती हो। ये सुनकर सू का पोपट हो जाता है और वो कहती है, आपका मतलब क्या है। प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, एक इंपीरियल क्रिमिनल है और दूसरा उसके फैमिली का। फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसे बचाती हो, इनकी फैमिली को मौत की सजा दी गई है। तो मुझे बताओ कि तुम्हें इन दोनों में से कौन पसंद है। सू फिर से कहती है, आपका मतलब क्या है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, सू तुम उन दोनों को पसंद करती हो। सू कहती है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, तो इनमें से कौन। सू मन ही मन कहती है, अगर मैं फादर को शांत नहीं करूंगी तो वो हालात और भी बिगाड़ेंगे। इसीलिए सू लियो की ओर पॉइंट करते हुए कहती है, मैंने उसके लिए किया। ये सुनकर तो लियो खुश हो जाता है और प्राइम मिनिस्टर फटाक से लियो को घूरने लगते हैं, लेकिन फिर वो खुश हो जाते हैं और कहते हैं, ये एक अच्छा दामाद है। ये सुनकर तो सू हैरान होते हुए उन्हें देखने लगती है। फिर तो प्राइम मिनिस्टर लियो के आजू बाजू घूमते हुए कहते हैं, बेटा तुम लोग कितनी दूर तक जा चुके हो। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या तुम कल शादी करना चाहोगे। कमांडर ये इन दोनों की शादी के बाद हम फैमिली बन जाएंगे। आपकी ये फैमिली के लिए जरूरत के टाइम पर मैं खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं एम्परर से क्लियर तौर पर इसके लिए रिक्वेस्ट करूँगा। ये जिंग कहता है, प्राइम मिनिस्टर सू वो है। लेकिन लियो बीच में बोलते हुए कहता है, आपकी मदद के लिए शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर। मैं लेडी सू को कभी भी नीचे आने नहीं दूंगा। बेचारा ये जिंग ये सब कुछ देखते हुए कुछ भी कह नहीं पाता, इसीलिए वो लियो को साइड में लेकर कहता है, पागल मत बनो, अपने लाइफ की खुशियों का इस तरह से बलिदान मत दो। मैं इस बात की पूरी कोशिश करूंगा कि हमारी ये फैमिली को जस्टिस मिले और हमारी ये फैमिली का नाम क्लियर हो। प्राइम मिनिस्टर खुश होते हुए कहते हैं, जल्द ही मैं सू के बच्चों के साथ खेलूंगा। ये सब देखते हुए सू गुस्से से चिल्लाकर कहती है, आखिर आप लोग मेरे मर्जी के बिना शादी के बारे में बात भी कैसे कर रहे हैं। क्या किसी को परवाह नहीं कि मैं क्या सोचती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गार्डन में सू और सू के फादर दोनों ही फेस मास्क लगाकर लेटे होते हैं। तभी सू कहती है, फादर क्या आप सच में उन दोनों के लिए अपनी जान जोखिम में डालने जा रहे हैं। इसके साथ सू मन ही मन हमें बताती है कि नॉवेल की कहानी एकदम बदल गई है। प्राइम मिनिस्टर सू सबसे पहले अपनी सेफ्टी देखते हैं, उनकी फैमिली की मदद करना तो भूल जाइए। नॉवेल में इन्होंने तो एक पल के लिए भी ये फैमिली को नहीं जाने दिया और ये फैमिली को तो एम्परर खुद नीचे ला रहे हैं। इस टाइम पर उनकी मदद करना मतलब एम्परर के खिलाफ जाना। इतने कम फायदे में फादर आखिर ये काम क्यों करेंगे। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, सू अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। अब तक तुमने जिन लोगों को भी परेशान किया मैं उन्हें हैंडल कर सकता था, लेकिन फ्यूचर के बारे में क्या तुमने इस बारे में कभी सोचा है। तुम्हें एक ऐसे हस्बैंड की जरूरत है जिस पर तुम भरोसा कर सको।
सू कहती है, आप किसे भरोसे के लिए लुभा रहे हैं? वो आदमी इस टाइम पर गवर्नमेंट से भाग रहा है, यहाँ तक कि उसे एक ब्रोथल में बेच दिया गया था। प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, तुम्हारे फादर उनका नाम क्लियर कर देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर वो इस सिचुएशन में ना फंसे होते तो तुम्हें लगता है कि वो तुमसे शादी करने के लिए हाँ कहता? यहाँ तक कि अगर तुम 3 साल की उम्र में भी शादी करने के लिए तैयार होंगी तो भी तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारी बदनामी बड़ी फैमिली से लेकर छोटे गरीब फैमिली तक फैली हुई है। जिस भी फैमिली में अच्छे उम्र का लड़का है वो सभी लोग मुझसे बचते हैं कि मैं कहीं उनसे शादी के लिए ना पूछ लूं। वो भी ऐसे टाइम पर। ये लियो का होना ईश्वरीय वरदान है, हम इस मौके को ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। ये सब सुनते हुए सू मन ही मन कहती है, मेरे कान दुख रहे हैं, लेकिन जो भी हो फादर मेरा अच्छा चाहते हैं। खुद को बचाने में मैं इतनी व्यस्त थी कि मैंने इन सारी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। वैसे क्या मुझे बचने के लिए एक हस्बैंड ढूंढ लेना चाहिए और क्या मुझे इस पूरे झंझट को पीछे छोड़ देना चाहिए? ये लियो को देखा जाए तो वो मुझसे बहुत ही अच्छी तरह से पेश आता है, यहाँ तक कि उसकी फैमिली आर्मी का एक बहुत जरूरी हिस्सा रही है। वो अच्छा भी दिखता है और उसने काफी अच्छी पढ़ाई भी कर रखी है। अब जब मैं उसके बारे में सोच रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड है। सू को इस तरह से देखकर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, क्या मैं गलत हूँ? तुम दोनों बिना शादी किए एक दूसरे के साथ रह रहे हो तो क्या तुम्हें उसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? सू कहती है, आपका मतलब क्या है फादर? क्या आप भूल गए हैं कि कल रात येजिंग भी वहाँ पर था? इसके साथ ही सू मन ही मन कहती है, मैं फादर को ये नहीं बता सकती कि मैंने येजिंग के साथ बहुत बुरा किया है। अगर कोई है जिसकी मुझे जिम्मेदारी लेनी चाहिए तो वो येजिंग है। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, ठीक है, येजिंग बहुत ही ताकतवर है, वो बहुत ही काबिल और होनहार है, लेकिन सबसे जरूरी बात, वो जानता है कि तुम कैसी हो। कोई भी इंसान जिसके पास जरा से भी अक्ल होगी वो समझ जाएगा कि उसे तुमसे दूरी बनाए रखनी है। लेकिन लियो वैसा नहीं है, वो बहुत ही भोला है और वो नहीं जानता कि तुम कैसी हो। इसीलिए तुम्हारे फादर के तौर पर मैं उसे फंसाऊंगा। जब तक कि वो पछताएगा बहुत देर हो चुकी होगी। फिर तो प्राइम मिनिस्टर जाते हुए कहते हैं, अब कोई खिलवाड़ नहीं, वरना तुम्हारे फादर के तौर पर मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। सू कहती है, फादर मुझे इस पर सोचने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए। प्राइम मिनिस्टर के जाते ही वहाँ पर येजिंग आ जाता है और सू उसे देखकर घबराते हुए कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? येजिंग सू के क्लोज जाते हुए कहता है, नहीं, मैं तुम्हें अपने भाई के साथ रहने के लिए अलाउ नहीं करूँगा। तो येजिंग कहता है, एक लियो ही मेरी फैमिली है, मैं तुम जैसे किसी को उसे चोट पहुंचाने की इजाज़त नहीं दूंगा। सू मन ही मन कहती है, मेरे जैसा कोई? येजिंग सू के कपड़ों को खोलते हुए कहता है, अपने फादर को बताओ कि तुम शादी से पीछे हट रही हो, वरना। ये सुनकर सू मन ही मन कहती है, शादी से पीछे हट जाऊं? इतना जोखिम उठाने के बाद मैंने उसे और उसके भाई को बचाया। इतनी मेहनत करने के बावजूद वो मुझसे नफरत करता है। मैं उसके लिए कुछ भी नहीं हूँ। आखिर मैं उम्मीद क्या कर रही थी? फिर तो सू भड़कते हुए कहती है, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? तुम जैसे कोई का क्या मतलब है? मैं मानती हूँ कि मैंने पहले कुछ बेवकूफ़ी भरी चीजें की, लेकिन फिर भी तुम्हें नशा देने के अलावा मैंने तुम्हारे साथ कुछ और किया है क्या? मैंने तुम लोगों को अपने घर के अंदर नहीं लिया और अपनी फैमिली को जोखिम में भी नहीं डाला ताकि तुम मेरा मजाक उड़ा सको। ऊपर वाला जानता है कि तुम्हारे साथ क्या करना है। तभी सू के कपड़े ढीले हो जाते हैं और ये देखकर येजिंग सू को घूरने लगता है। सू गुस्सा करते हुए अपने कपड़ों को ठीक कर कर कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम सिर्फ मेरे साथ ऐसा बिहेव कर सकते हो क्योंकि तुम मेल लीड हो? ये सुनकर येजिंग मन ही मन कहता है, उसने सही कहा,
आखिर मैं उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा हूँ? शुरुआत में हम एक दूसरे से कैसे मिले? फिर येजिंग हमें बताता है कि 1 मंथ पहले मेनहुन आर्मी का सफाया करने के लिए मैंने वेस्ट के रेगिस्तान में 10,000 आर्मी को लीड किया और हमने बाकी के सभी टुकड़ियों को आसानी से खत्म कर दिया, जिससे कि किंगलैंड की 100 साल पुरानी बॉर्डर की समस्या हल हो गई। ये जिंग बाकी के सोल्जर से कहता है, तुम लोगों ने बहुत मेहनत की। सारे सोल्जर्स खुश होते हुए कहते हैं, कमांडर ये हम सभी की लाइफ आपको समर्पित है। ये जिंग कहता है, हमारे साथियों, हमने 5 साल अच्छी तरह से बॉर्डर की रक्षा की है। हमने अपनी ताकत को छुपाए रखा और दुश्मनों को हराने में समय बिताया। लेकिन अब एम्परर का फरमान आया है कि हम अपनी जीत को लेकर कैपिटल में वापस आएं। ये सुनकर सारे सोल्जर्स घबरा जाते हैं और कहते हैं, इसका मतलब उस लेडी के पास हमें वापस जाना होगा। अगर हम उसके हाथ लगे तो वो हमें निचोड़ कर मार डालेगी। असल में ये लोग सू की बात कर रहे हैं। फिर तो सारे सोल्जर्स में भगदड़ मच जाती है और वो लोग कहते हैं, क्या होगा अगर हम रास्ते में उस लेडी से टकरा जाएं? इससे अच्छा होता कि हम वॉर में एक वॉरियर की तरह मारे जाते। ये एम्परर हमें इनाम दे रहे हैं या फिर सजा? सबसे पहले तो हमें बाजार जाकर अपने लिए मास्क खरीदना चाहिए, वरना वो सभी बदसूरत मास्क खत्म हो जाएंगे। बेचारे ये जिंग को तो कुछ भी समझ नहीं आता और वो कहता है, तुम लोग ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो जैसे कि हम हार गए हो? एक सोल्जर कहता है, कमांडर ये आपको मेरा ये मास्क लगाना चाहिए जब आप कल कैपिटल में एंटर करेंगे। तो हमने सुना है कि कैपिटल में एक मॉन्स्टर गर्ल रहती है जो कि आदमियों को छीन लेती है। ये जिंग मास्क को दूर करते हुए कहता है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी वो सिर्फ एक गर्ल ही तो है। वो हुन आर्मी से ज्यादा डरावनी नहीं हो सकती। अगले दिन जिद्दी कमांडर ये जिंग ने अपने आर्मी के सम्मान के लिए बिना मास्क पहने ही कैपिटल में एंट्री की, जिससे कि उसे देखकर कैपिटल की सारी लड़कियां दीवानी हो गई। तभी कोई चिल्लाते हुए कहता है, कमांडर ये जिंग ऊपर की ओर देखता है जहां पर सू होती है। सू एक होटल की खिड़की से बाहर की ओर देख रही होती है। ये जिंग उसे देखते हुए मन ही मन कहता है, अरे वाह, वो कितनी खूबसूरत है। तभी सू कहती है, कमांडर ये बॉल कैच करो। लेकिन ये जिंग तो सू को देखने में इतना बिजी होता है कि वो उस बॉल को नहीं देख पाता और बॉल सीधा उसके चेहरे पर ही लगती है। ये जिंग उस बॉल को लेते हुए मन ही मन कहता है, मेरे फैमिली वाले अब मुझे शादी करने के लिए कह रहे हैं और वैसे भी मेरी उम्र भी हो गई है। मुझे नहीं पता कि उस लड़की की उम्र क्या है और उसे क्या चीजें पसंद हैं, लेकिन उसने मुझे ये बॉल दी। मैं पहले आसपास के लोगों से पूछूंगा और पता लगाऊंगा कि वो कौन सी फैमिली से है। अगर वो मेरे मैच की हुई तो शायद। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है 3 दिन बाद। एक आदमी कहता है, कमांडर हमें नहीं लगा था कि हमें ऐसे आपके पास आना होगा। दरअसल वो लेडी हमारे गेस्ट हाउस पर हमला कर रही है और आदमियों को किडनैप करने की कोशिश वो यहीं पर है। ये जिंग कुछ आदमियों के साथ वहां पर पहुंच जाता है और देखता है कि सू एक आदमी को चाबुक से पीटते हुए कहती है, तुम बदसूरत को कौन चाहता है? मुझे बताओ कि कमांडर कहाँ है, मुझे वो चाहिए। ये सब देखकर ये जिंग कहता है, रुक जाओ। सू कहती है, ओ तुम यहाँ हो कमांडर, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। ये जिंग मन ही मन सोचता है कि काश हमारी जिंदगी उस पहली मुलाकात जैसी होती। सू चिपकते हुए कहती है, मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि तुम्हें बहुत मजा आएगा। ये सुनकर ये जिंग सोचता है कि उसने पहली मुलाकात में सू को बहुत ही शांत और खूबसूरत लड़की समझा था, लेकिन सच्चाई में सू एक बहुत ही घमंडी और गुस्सैल लड़की है। फिर तो बेचारे ये जिंग का यंग दिल टूट जाता है। ये जिंग अपने हाथ को दूर करते हुए कहता है, यंग मिस, अपने आप को रोकिए और तुम सभी ये किडनैप हुए लड़कों को ले जाओ और इनकी देखभाल करो।
ये जिंग मन ही मन कहता है, अब जबकि मैंने अपने साथियों को बचा लिया है तो फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या कहती है, मैं बस जल्दी से इस जगह को छोड़ दूंगा। सू गुस्से से कहती है, तुम मेरे लोगों को छीन कर यहाँ से भाग रहे हो, क्या तुम उनकी जगह लेना चाहोगे? तभी ये जिंग को गड़बड़ महसूस होती है और वो मन ही मन कहता है, अरे नहीं, इसने तो हवा में ही नशे की दवा घोली है, मैं लापरवाह था, मुझे उसके इस तरह के होने की उम्मीद नहीं थी। उसके बाद जब मैं जागा तो मेरे बिस्तर पर सू थी। हालांकि वो बहुत ही खूबसूरत और प्यारी लग रही थी, लेकिन मैं बस उसे दूर धकेल देना चाहता था। मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन सच में उसने मेरे लाइफ के लव फीलिंग्स को खराब कर दिया। फिर हम आते हैं रियलिटी में। ये जिंग सू को देखते हुए मन ही मन कहता है, वो एक गलती जो मुझे अब तक अपनी लाइफ में परेशानी देती है। सू बस खूबसूरत है, उसमें बाकी सब कुछ गड़बड़ है। मैं नहीं चाहता कि वैसा कुछ मेरे लिटिल ब्रदर के साथ हो। मैं अपनी गलती उसे दोहराने नहीं दूंगा। सू येजिंग को देखते हुए मन ही मन कहती है, आखिर ये मुझे घूर क्यों रहा है इतने टाइम से। ये जिंग कहता है, वैसे भी मैं लियो को तुमसे शादी करने की इजाज़त के लिए इनकार करता हूँ। हमारे बीच सौदा हुआ था कि तुम उसे बचाओगी और मैं तुम्हें जाने दूंगा, तो उससे न ज़्यादा न कम